गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बीएससी गुरु एजुकेशन की तरफ से मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से आपको हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आपको आज 8 सितंबर के करंट अफेयर्स के लिए चलता हूं। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो, यदि आपके किसी भी एग्ज़ाम में आपके सहयोगी जैसे समझ में आता हो तो कृपया इस लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके विषय में चर्चा करें और इन न्यूज़ को अपने एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद बनाएं और इसमें अपने शॉर्ट नोट्स अवश्य बनाएं जिससे कि आप इनका रिवीजन कर सकें। फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपनी फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड्स, पहली न्यूज़ है हमारी इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। ये एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। ये दिन आज इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है जिसमें कि प्रदूषण को काफ़ी मात्रा में कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, दिल्ली के इसी अवसर पर, इसी इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई के अवसर पर दिल्ली के आनंद विहार में पहले कार्यात्मक स्मॉग टावर का भी उद्घाटन किया गया है और वायु प्रदूषण या प्राण के नियमन के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया है। इससे पूर्व दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक स्मॉग टावर स्थापित किया गया था तथा चंडीगढ़ में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक यानी एयर प्यूरीफायर का भी उद्घाटन किया गया था। 2015 से वर्ष 2019 के बीच में पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर PM10 का स्तर जो है, यह मानदंड 23 शहरों में घटती प्रवृत्ति यानी 239 शहरों में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति और 38 शहरों में बढ़ती प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। और PM 2.5 का स्तर, यह मानदंड 11 शहरों में घटती प्रवृत्ति, 79 शहरों में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति और 9 शहरों में बढ़ती प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर दो ऐसे नए शब्द आए हैं जिसमें कि आपका पहला वर्ड है PM10 और दूसरा है PM 2.5। फ्रेंड्स, ये दोनों ऐसे नाम हैं जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण के रूप में निकलते हैं हमारे वाहनों से निकलने वाले धुएं से, और हमारे चारों तरफ होने वाले प्रदूषण में PM10 और PM 2.5 यानी इसका फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट मैटर, यानी बहुत सूक्ष्म कण जो कि पर्यावरण को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषित करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इनके विषय में कुछ जानते हैं और अधिक। फ्रेंड्स, जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं उन्हें हिंदी में कणिका पदार्थ कहते हैं, यानी छोटे छोटे कण जो कि वायुमंडल में या वायु में मिल जाते हैं। देखते हैं इनके विषय में। पार्टिकुलेट मैटर, जिसे कण प्रदूषण भी कहा जाता है, जिसका आशय हवा में पाए जाने वाले ठोस कणों और तरल बूंदों के मिश्रण से है। यह श्वसन संबंधी समस्याओं का कारण बनता है और दृश्यता को भी कम करता है। इसमें शामिल हैं PM10। श्वसन योग्य वे कण जिनका व्यास प्रायः 10 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है उन्हें PM10 कहा जाता है। दूसरी स्थिति में PM 2.5 अति सूक्ष्म श्वसन योग्य वे कण जिनका व्यास प्रायः 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है, उनकी गणना हम पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के अंतर्गत करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये आपके वो टॉपिक्स हैं जिनको हमने अभी देखा। फ्रेंड्स, पार्टिकुलेट मैटर का स्रोत प्रायः प्रत्यक्ष तौर पर निर्माण स्थल हैं, कच्ची सड़कें हैं, खेतों में से उठने वाली धूल है, धुएं के ढेर या आग आदि से उत्सर्जित होते हैं। फ्रेंड्स, अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। भारत और अमेरिका के बीच कुछ प्रमुख समझौते हुए हैं, उनके विषय में हम थोड़ी सी जानकारी रखते हैं क्योंकि अमेरिका हमारे देश का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डिफेंस पार्टनर बनता जा रहा है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो फ्रेंड्स, एक पहली विनिमय तथा सहयोग समझौता है जिसे बेका के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसका मूलभूत वर्ग क्या है? बड़े पैमाने पर स्थानिक खुफिया जानकारी और रक्षा के लिए मानचित्रों एवं उपग्रहों छवियों पर जानकारी साझा करने संबंधित है। फ्रेंड्स, अब बेका के साइन हो जाने से भारत और अमेरिका एक दूसरे से
कई तरह के मानचित्रों को, उपग्रहों से प्राप्त छवियों को और भूस्थितिक खुफिया जानकारियों को आपस में शेयर कर सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच वर्ष 2020 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला है फ्रेंड्स कॉमकासा। इसको कहते हैं कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, संचार संगतता और सुरक्षा समझौता। यह 2018 में हस्ताक्षर किया गया। इसका उद्देश्य दो सशस्त्र बलों के हथियार प्लेटफॉर्मों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करना। फ्रेंड्स, इसके माध्यम से एक भारतीय वायु हेलीकॉप्टर या एक एयर डिफेंस हेलीकॉप्टर दूसरे अमेरिकी डिफेंस हेलीकॉप्टर से या किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट्स को अपने कम्युनिकेशन के साथ जोड़ सकता है या आपस में बातचीत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला है लिमोआ। लिमोआ पर पूरे 14 साल बाद वर्ष 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य विश्व भर में आपसी रसद सहायता प्रदान करना है। वर्ष 2002 में सरकार द्वारा सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा जियोस्पोमिया पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य अमेरिका द्वारा साझा की गई सैन्य जानकारी की रक्षा करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट। फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 पर आधारित है। फ्रेंड्स, भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से जानी जा रही है। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ मुद्दे हैं, जिसमें आपके कुछ पहला मुद्दा है कि 10+2 to 5+3+3+4। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स, आपके 10+1 to 10 की एज 6 से लेकर 16 ईयर तक आप इसे करें। और अगला है 11-12 को 16 से 18 गिव्स द 5 years ऑफ फाउंडेशनल एजुकेशन, और 3 ऑफ प्रोप्राइटरी, 3 ऑफ मिडिल एंड 4 ईयर ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन। तो इस बात पे यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट है मल्टी स्ट्रीम। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जैसे कि आप यदि साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप आर्ट्स नहीं पढ़ सकते हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं, परंतु फ्रेंड्स अब ऐसा नहीं होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यदि आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं तो आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, या आप आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आप साइंस के फिजिक्स पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी को मल्टी स्ट्रीम के अंतर्गत किया गया है। अगला है डाइल्यूट बोर्ड। यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम टू टेस्ट ओनली कोर कंपटीशन एंड कुड बिकम मॉड्यूलर यानी ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्टिव एंड विल बी ऑफर्ड ट्विस अ ईयर। और एक साल में 2 बार होंगे बोर्ड एग्ज़ाम, और एक तरीके से कह सकते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम हो जाएंगे। मल्टी यानी इसमें एक से अधिक यानी क्षेत्रीय लैंग्वेजों में बात की जाएगी। 3 लैंग्वेजेस पॉलिसी टू द कंटिन्यू विद द प्रेफरेंस फॉर लोकल लैंग्वेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल क्लास 8th। 8वीं क्लास तक की जितनी भी क्लासेस होंगी वहाँ उस क्षेत्रीय भाषा में, वहाँ की 3 क्षेत्रीय भाषाओं में एजुकेशन दी जाएगी। बैगलेस डेज यानी स्कूल स्टूडेंट टू हैव 10 बैग लेस डेज इन अ ईयर, यानी अब स्टूडेंट्स के जो बैग वाला बर्डन है उसे कम कर दिया जाएगा। ड्यूरिंग विच दे आर एक्सपोज टू ए वेकेशन ऑफ चॉइस, इनफॉर्मल इंटर्नशिप, उन्हें इंटर्नशिप जैसे चॉइस के लिए बताया जाएगा और इन्हें इस तरह की जानकारी प्राप्त होगी। फ्रेंड्स, अगला है फॉर कॉलेज स्टेट लाइक कॉलेज टेस्ट स्टेट बोर्ड के जैसे कॉलेज टेस्ट होंगे, और 4 ईयर जैसे बैचलर डिग्रीज़ हैं जो 4 ईयर में मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स प्रोग्राम है, जो कि जिसके अंतर्गत आप देख पाएंगे कि इनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। और जैसे नो अफिलिएशन है, और फी कैप है, और गोइंग ग्लोकल। तो इन सभी मुद्दों पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी फोकस करेगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। भागदोई नदी जो कि न्यूज़ में है, नागालैंड में बड़े पैमाने पर कोयला खनन, चाय बागानों से अपशिष्ट निर्वहन और अतिक्रमण
आसाम में भगदोई नदी के जल प्रदूषण का कर रहा है। यानी आसाम की जो भगदोई नदी है उसमें नागालैंड के बड़े पैमाने पर कोयला के कारखाने, वहाँ के चाय के बागानों से जो अपशिष्ट आता है उसे प्रदूषित कर रहा है। तो वर्ष 2019 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भगदोई को असम की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक और देश की प्रदूषित नदियों में 391वीं घोषित किया। तो प्रमुख बिंदु इसकी कुछ इस तरह से हैं कि नागालैंड के मोकोकचुंग से निकलती है। कहाँ से? मोकोकचुंग से निकलती है, जहाँ इसे सुजेनयोंग नाला के नाम से भी जाना जाता है और यह ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट में जुड़ने वाली सहायक नदी है। यह एक अंतर्राज्यीय नदी है, आसाम और नागालैंड के बीच बहती है और ब्रह्मपुत्र के संगम के पास धनसिरी नदी में मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये है न्यूज़ आज की आपकी भगदोई नदी के संबंधित। चलते हैं फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड्स, ये जो बीओडी है, जैविक ऑक्सीजन डिमांड यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपकी यूपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स। तो देखते हैं इसके विषय में। जैविक कचरे से होने वाले जल प्रदूषण को बीओडी के रूप में माना जाता है, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड द्वारा आवश्यक घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है। इसे प्रति लीटर पानी में मिलीग्राम ऑक्सीजन में व्यक्त किया जाता है। चूँकि बीओडी बायोडिग्रेडेबल सामग्री तक सीमित है, इसलिए यह जल प्रदूषण की मापने का एक विश्वसनीय तरीका नहीं है। बीओडी बायोडिग्रेडेबल सामग्री तक सीमित है, इसीलिए यह जल प्रदूषण की मापन का एक विश्वसनीय तरीका नहीं है। रासायनिक ऑक्सीजन मांग सीओडी पानी के नमूने में कार्बनिक यानी बायोडिग्रेडेबल और गैर बायोडिग्रेडेबल एवं ऑक्सीजन योग्य कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीकरण करने के लिए आवश्यक प्रति मिलियन भाग में ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। आईएनएस हंस को प्रेसिडेंशियल कॉलर अवार्ड दिया गया है। तो भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर यानी भारत की तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर मिस्टर रामनाथ कोविंद, जो कि प्रेसिडेंट है हमारे देश के, ने हाल में आईएनएस हंस यानी गोवा स्थित भारतीय नेवल एविएशन को प्रेसिडेंशियल कॉल अवार्ड पर यह ध्वज प्रदान किया है। शांति और युद्ध दोनों स्थितियों में राष्ट्र को दी गई असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को राष्ट्रपति द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। अब भारतीय नौसेना 27 मई 1951 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ध्वज प्राप्त करने वाली पहली भारतीय सशस्त्र सेना थी। इसके बाद नौसेना में राष्ट्रपति का ध्वज प्राप्त करने वाले में दक्षिण नौसेना कमान, पूर्वी नौसेना कमान, पश्चिमी नौसेना कमान, पूर्वी बेड़ा, पश्चिमी बेड़ा, पनडुब्बी शाखा, आईएनएस शिवाजी और भारतीय नौसेना अकादमी शामिल है। नेवल एविएशन ने पिछले 7 दशकों में राष्ट्र के लिए उल्लेखनीय और वीरतापूर्ण सेवा के साथ स्वयं को प्रतिष्ठित किया है। यह शाखा 13 जनवरी 1951 को आईएनएस गरुड़ को में शामिल किया गया। वर्तमान में नेवल एविएशन 9 वायु स्टेशनों और 3 नौ वायु एन्क्लेव के साथ भारतीय समुद्र तट खास तौर पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की सुरक्षा में मजबूती प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ थी आज आईएनएस हंस से संबंधित। नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक पर। ग्रीस में जलवायु संकट हेतु विशिष्ट मंत्रालय का निर्माण किया गया है। फ्रेंड्स, ये न्यूज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास तो नहीं, लेकिन पर्यावरण के इम्पोर्टेंट तरीके से होने की वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे ग्रीस में जलवायु संकट के लिए एक विशिष्ट मंत्रालय का गठन किया गया है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने देखते हैं इसमें ग्रीस सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया है और यूरोपीय संघ के पूर्व आयुक्त क्रिस्टोस साइलियनाइटस को मंत्रालय का प्रमुख नामित किया गया है। क्रिस्टोस वर्ष 2014 और 2019 के बीच मानवीय सहायता और संकट प्रबंधन के लिए यूरोपीय संघ आयुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं। यह नियुक्ति ऐसे समय की गई है जब ग्रीस में भीषण आग लगी हुई है, जिसने अब तक इविया द्वीप और दक्षिण ग्रीस में 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र को जला दिया है। ग्रीस द्वारा गठित मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस
एंड सिविल प्रोटेक्शन का प्राथमिक दायित्व जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बढ़ते समय तापमान से निपटने और अग्निशामक एवं आपदा राहत को बढ़ावा देने हेतु नीतियों का निर्माण करना है। फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड्स, अगली हमारी जो न्यूज़ है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है फ्रेंड्स। तो हम देख रहे हैं आज क्रिप्टो करेंसी का विकास कैसे हुआ। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन के रूप में 2009 में संतोषी नाकामोटो माइंड द फर्स्ट बिटकॉइन, यानी संतोषी नाकामोटो ने पहली बार 2009 में बिटकॉइन को हमारे सामने लाए। अगला है इसे आगे लिटकॉइन, इसे 2011 में आया गया। इसका अगला वर्जन आया 2012 में, जिसे रिपेल इस फाउंडेड कहा गया। और 2013 में द प्राइस ऑफ अ सिंगल बिटकॉइन रीचेज $1000। एंड फ्रेंड्स, 2015 में इथेरियम लॉन्चेज इंट्रोड्यूस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड 2017 में ओवर 1000 क्रिप्टो करेंसीज लिस्टेड। एंड 2018 में EOS offers blockchain based infrastructure for DApps and decentralized finance entering a new digital age। इस समय फ्यूचर के लिए कुछ इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसमें कुछ टर्म्स यूज़ में आते हैं। तो पहला टर्म्स है क्रिप्टो करेंसी, दूसरा है ब्लैक चेन और तीसरा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो फ्रेंड्स, जो क्रिप्टो करेंसी है ये एक डिजिटल करेंसी होती है डराइव्ड फ्रॉम क्रिप्टोग्राफी इनक्रिप्शन टेक्निक्स विच प्रोटेक्ट नेटवर्क, जो कि नेटवर्क के द्वारा प्रोटेक्ट की जाती है। और ये एक तरीके की तकनीकी के द्वारा बनाई गई ग्राफिक्स होती है जिसको करेंसी की तरह उपयोग किया जाता है। ब्लॉकचेन की बात करें तो ये अनडिलीवरिंग टेक्नोलॉजी फॉर द क्रिप्टो करेंसी a public releasing the records transaction digitally। तो लेन देन के जो रिकॉर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, उन्हें हम डिजिटली स्टोर करते हैं। तो इस प्रकार से ये ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के तहत इनको स्टोर करके सुरक्षित किया करती है। और अगला है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके अंतर्गत एंड irreversible contract that is built on the code that exists on a blockchain enable एनियोस कॉन्टैक्ट्स। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स लेस कॉन्टैक्ट के बिना ही इनको आगे स्मार्ट कॉन्टैक्ट्स यूज किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको एक ही न्यूज़ सबसे बहुत खास इम्पोर्टेंट है कि बिटकॉइन की खोज किसने की। तो बिटकॉइन को खोजने वाले थे संतोषी नाकामोटो। इन्होंने 2009 में बिटकॉइन की खोज की थी। सबसे हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपके पढ़ाई में हेल्पफुल लगता है तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल का लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फ्रेंड्स, जिसके द्वारा मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं आपके लिए काफ़ी अच्छा वीडियो प्रिपेयर करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।